नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MGSU बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी लंबे समय से आपके मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये क्या रिजल्ट जारी कर दिया, सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या लेटर ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट है, पोस्ट क्रेडिट। तो मैं वेट कर रहा था कि सारों का रिजल्ट आ जाए एक बार, ताकि सारों को एक साथ में कवर कर लिया ना। तो देखिए, बेसिकली फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो उसके बारे में क्या क्या मेन पॉइंट है, सब्जेक्ट टाइप कौन कौन से हैं, क्या मतलब है इनका, मैक्सिमम मार्क्स को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, पोस्ट क्रेडिट एंड अर्न क्रेडिट क्या है। उसके अलावा एक चीज़ आती है अपना परसेंटाइल, क्रेडिट परसेंटाइल है ना। उसके अलावा लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट, ये सब बातें क्या है, क्या मतलब है इनका, इस वीडियो में डिटेल समझेंगे। साथ ही समझेंगे जिन विद्यार्थियों की किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो पेपर कब तक होंगे, एफ प्रोम वालों के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है आगे, सबके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं अपने पहली टॉपिक से, वो है सब्जेक्ट टाइप। इससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर पर्सनली, तो ये मेरा टेलीग्राम है, इसमें सर्च कर लीजिएगा @दिनेश सोनी सर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट टाइप से। देखिए, बेसिकली अपने फर्स्ट सेमेस्टर में दो तरह के सब्जेक्ट इन्होंने रखे हैं। एक है मेन सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप BA के हो तो आपके राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, साहित्य, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। BSc में अंदर अगर आप हो तो भी अपने जूलॉजी है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। उनको उन्होंने रखा है BCC में, मेजर सब्जेक्ट में। और दूसरा है AEC, इसमें आपके अनिवार्य सब्जेक्ट है। इस फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने हिंदी और इंग्लिश को शामिल किया है, तो AEC दो रखे हैं, और बाकी के जो है वो है आपके BCC। बाकी कितने, तो लगभग आप मान के चलो 6 पेपर जो है, 6 पेपर आपके हुए थे BBC के और 2 पेपर हुए थे AEC के। चलिए, अब एक शर्त इन्होंने रखी है कि अगर आपको अगले साल में जाना है या अगले सेमेस्टर में जाना है क्लियर करके B प्रोम के साथ, तो शर्त यह है कि कम से कम आपका एक मेजर सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। जैसे 2 पेपर हुए ना, तो दोनों पेपर आपके पास होना चाहिए, तब आप B प्रोम के साथ आगे जा पाओगे। अगर आपके तीनों ही ऐसे हैं जिनमें आपका पेपर पास नहीं है, तो आपको F प्रोम देके जाएगा। दूसरी बात, मैक्सिमम मार्क्स क्या है और किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए, मैंने पहले बताया था 450 नंबर आपके है मेंस, यानी कि जो DCC सब्जेक्ट है उनके 450 नंबर है। उसके अलावा AEC के 200 नंबर है, 100 नंबर की हिंदी और इंग्लिश। अपने मेन जो वैल्यू रखते हैं इस बार, हालांकि पोस्ट क्रेडिट में उन्होंने हिंदी इंग्लिश के मार्क्स को भी उतनी ही वरीयता दी, 2 नंबर इनके रखे हैं। तो सबसे देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स में, जैसे अपने BSc की बात करें तो BSc में 2 पेपर हुए हैं। मान लीजिए जूलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और जूलॉजी का सेकंड पेपर कितने नंबरों के हुए थे, 40 नंबरों के हुए थे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि 450 नंबर जो है वो 3 सब्जेक्ट से, यानी कि हर सब्जेक्ट को 150 नंबर आ रहे हैं। तो 150 नंबर किस तरह से दिए, पेपर में 2 पेपर थे 40 नंबर के, यानी 80 नंबर। फिर आए थे इंटरनल, 30 नंबर के इंटरनल मार्क्स थे, 30 नंबर। आपने अगर मार्क्सशीट देखी हो तो इसमें ऐसे INT करके 10, 10 और 10 को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ा इन्होंने, 10 को फर्स्ट पेपर के साथ जोड़ा है, 10 को सेकंड पेपर के साथ जोड़ा। 30 नंबर के इंटरनल और 40 नंबर का फिर एक प्रैक्टिकल, यानी कि 150 नंबर BSc का तो बांटा है इन्होंने इस तरह से। बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल है, BCom के हो और चाहे BA के हो, उन्होंने क्या किया है, जो पेपर है वो आपके कर दिए कितने नंबर होंगे, 2 पेपर कर दिए 60 नंबर के, और 15 नंबर के 2 इंटरनल करके 30 नंबर के इंटरनल और 120 नंबर के पेपर, ऐसे करके इन्होंने एक पेपर दिया। इस हिसाब से 2 पेपर, मतलब 3 आपके मेन पेपर या DCC है। इस तरह से अंक विभाजन इनका रहा है। अब पोस्ट क्रेडिट एंड अर्न क्रेडिट क्या मतलब है और किस तरह से दिया गया है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इस तीसरे नंबर पॉइंट में आपकी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तीसरा नंबर पॉइंट ये कहता है कि आपको
आपके जो पेपर है मेजर और माइनर यानी कि DCC और AEC, इन दोनों को मिलाकर टोटल 22 पोस्ट क्रेडिट आपको दिए गए। अब 22 पोस्ट क्रेडिट आपके टोटल है दोनों को मिलाकर। मैं पहले अगर मानूं BSc का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए BSc में आपकी जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, उसके अलावा हिंदी का पेपर हुआ है और इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है। जूलॉजी में आपके 2 तो रिटन पेपर हुआ है, 1 प्रैक्टिकल हुआ है। बॉटनी में भी 2 रिटन पेपर हुए हैं, 1 प्रैक्टिकल हुआ है। केमिस्ट्री में 2 रिटन पेपर हुए, 1 प्रैक्टिकल हुआ है। इस हिसाब से अब इन सब के लिए 2-2 क्रेडिट पॉइंट फिक्स किए हुए हैं। अगर पास कर लिया तो 2 क्रेडिट पॉइंट और फेल हो गए तो 0 क्रेडिट पॉइंट। मान लीजिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आपने पास कर दिया, 2 क्रेडिट पॉइंट मिल गए आपको। सेकंड पेपर भी पास है, 2 क्रेडिट पॉइंट मिल गए आपको। प्रैक्टिकल भी पास है आपका जूलॉजी का, तो 2 क्रेडिट पॉइंट पास है। इस तरह से बॉटनी में भी 2-2 क्रेडिट पॉइंट और केमिस्ट्री में भी 2-2। ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये 18 क्रेडिट पॉइंट आ गए आपके किसके? DCC। अब हिंदी और इंग्लिश के 2-2 क्रेडिट पॉइंट, 18 का और 20, तो ये 22। इस तरह से आपको टोटल पोस्ट क्रेडिट आपको बताए गए हैं कितने हैं। अब मान लीजिए आपके जूलॉजी का पेपर फर्स्ट फेल है तो आपको 0 क्रेडिट दिए जाएंगे। मान लीजिए आपकी हिंदी फेल है, 0 क्रेडिट दिए जाएंगे। आप मार्कशीट देखिएगा, यहाँ पे क्रेडिट के सामने, जैसे ये तो मान लीजिए पोस्ट क्रेडिट है CC और ये है EC यानी कि अर्न क्रेडिट है। मान लीजिए जूलॉजी सेकंड आपके पास है तो आपको 2 दे दिए, प्रैक्टिकल आपके पास है तो 2 दे दिए। मान लीजिए बॉटनी पास है फर्स्ट पेपर, 2 दे दिए। ये फेल है तो 0 दे दिए। इस हिसाब से दिए गए। और मान लीजिए ये तो टोटल 22 होते हैं, ये फिक्स है, इनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। और मान लीजिए इन 11 में से कोई भी, मान लीजिए 2-3 पेपर आपके फेल है, मान लीजिए 3 आपके फेल हैं, 3 दिया 6 आपके अर्न क्रेडिट कट जाएंगे और 16 आपको क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे। 22 में से 16 अगर आपको अर्न क्रेडिट मिले हैं, इसका मतलब क्या है? आपके 3 सब्जेक्ट में बेक है। इस हिसाब से ही क्रेडिट परसेंटाइल आपको दी गई है, क्रेडिट परसेंटेज आपको दी गई है। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे तो 91% है, फिर भी मेरे B प्रोम आया हुआ है। आया होगा, इसका कारण यह है कि आपके कहीं न कहीं एक सब्जेक्ट में बेक है, किसी में भी, तब आपके 91% है और B प्रोम का मतलब किसी एक में बेक है। ठीक है, मेरे ख्याल से परसेंटेज वाला लफड़ा भी आप समझ गए होंगे। परसेंटेज दिए हैं इनके हिसाब से, मैक्सिमम क्रेडिट पॉइंट माना है इनको, और इनमें से आपने जितने अचीव किए हैं इनके हिसाब से आपको परसेंटेज दिए गए। और बेक का पता कब चलेगा? कि आपका अर्न क्रेडिट का जिसका अगर 0 लिखा हुआ है ना, उसमें आपके बेक है। चलिए आगे देखते हैं, लेटर ग्रेड क्या है और ग्रेड पॉइंट क्या है। आपने देखा होगा कि अर्न क्रेडिट का अगला कॉलम जो बनाया हुआ है वो है लेटर ग्रेड का, जिसमें O, A+A इस तरह से बनाया हुआ है। उसके जस्ट अगला पॉइंट है ग्रेड पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे आपने कॉपी चेक करी, 40 नंबर का पेपर हो, 60 नंबर का पेपर हो, मैटर नहीं करता। अगर 40 नंबर का ये पेपर है तो आपको मान लिया जाता है कि 40% आपके 100% के बराबर, 40 नंबर को आपका 100% मान लिया जाता है उस टाइम। अब मान लो आप 40 में से अगर आप 20 नंबर लाते हो तो आपको 50% मार्क्स माने जाते हैं उस पेपर में। इस तरह से ये परसेंटेज के बेस पर ग्रेड दी गई है। जैसे मान लीजिए आपके किसी पेपर के अंदर 40 नंबर का पेपर था और आपने उसमें मान लीजिए 37 नंबर ले आए, 36 नंबर ले आए, 38 नंबर ले आए 40 में से, तो आपकी जो परसेंटेज है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए वो 90 अबव हो जाती है। 36 नंबर लाने का मतलब है 90%, 40 में से 36 का मतलब है 90%। तो आपको यहाँ पे दी जाती है ग्रेड तो O, और जो पॉइंट है वो दिए जाते हैं 10। 90 से 100% एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इसी तरह से अगर 80 से 90 है तो आपको A+, 70 से 80 है तो A, इस हिसाब से दी गई है। F, अच्छा B आते आते क्या हो जाता है
बी आते आते 36% से 40% जिनके आए हैं यानी मसा पास हुए उनको डी दी हुई है, और एफ का मतलब तो फेल है, और अब्सेंट का मतलब बच्चा पेपर देने गया ही। ये इस तरह से इन्होंने लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट दिए हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मेरे पर्टिकुलर पेपर जो मार्क्स तो हालांकि दिए हुए हैं ही, जैसे 40 नंबर का पेपर था तो आपको कितने नंबर मिले उस हिसाब से परसेंटेज निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाए ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। फिर आता है क्रेडिट पॉइंट। लास्ट का जो आपका कॉलम है वो है क्रेडिट पॉइंट का। वो कैसे डिसाइड किया है? अर्न द क्रेडिट EC, जैसे आपने 2 का था तो 0 आपको मिला यानी फेल हो उसमें, तो आपका अर्न क्रेडिट 0 है इनटू ग्रेड पॉइंट। ये रहे ग्रेड पॉइंट, अभी हमने निकाले थे। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्रेडिट पॉइंट के बराबर है। ये इन्होंने अपनी ओर से मार्कशीट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ये कुछ बदले रखे हैं, आपको इनमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपके काम की चीज़ क्या है? एक तो आप मार्क्स देख लीजिएगा 40 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, दूसरी ये देख लीजिएगा अर्न क्रेडिट में कितनों में आपके 0 लगे हुए हैं, उनकी तैयारी आप वापस से शुरू कीजिएगा। और जो लास्ट चीज़ आपकी आती है वो आती है P प्रॉम, F प्रॉम और B प्रॉम। इनका क्या मतलब है, कब इनके एग्जाम होंगे, क्या आगे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए सबसे बात है P प्रॉम। P प्रॉम का मतलब है आपके 22 क्रेडिट पॉइंट में से 22 क्रेडिट पॉइंट आपको मिल गए, यानी सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर है। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या इस बार 15 से 20% ही है, मात्र 15 से 20% विद्यार्थी इस बार P प्रॉम के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए हैं। बाकी सारों के या तो B प्रॉम है या F प्रॉम है। 40% विद्यार्थी तो F प्रॉम वाले हैं, बाकी B प्रॉम है। अब P प्रॉम का तो सारे क्लियर है, F प्रॉम का मतलब है कि आप फेल हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप फेल हो। अब आपको करना यह है कि हर हाल में सेकंड सेमेस्टर में आपको पास होना है। सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के ये जो इसमें फेल हुए हो ना, इसका पेपर होगा आपके अगली बार थर्ड सेमेस्टर के साथ में। फर्स्ट सेमेस्टर जिनके बैक आई है ये F प्रॉम है, इनके पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ होंगे। लेकिन जो F प्रॉम के विद्यार्थी है उनको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने के लिए पहले सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे। अगर वहाँ पर भी F प्रॉम आ जाती है तो फिर आप दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर में आओ। B प्रॉम के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात है क्योंकि ऐसी है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बैक लगी हुई है, तो ऐसे में उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। और हर हाल में दिसंबर तक इनको क्लियर कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर का हिसाब जो है आपका दिसंबर में होगा, ठीक है? तो पढ़ाई में जुड़ जाइए। फिर बात करते हैं अन्य फैक्ट्स। अन्य फैक्ट्स में बताया दिया कि एग्जाम्स की क्या पॉसिबिलिटी है। ये जो इस बार आपके बैक आई है उनके एग्जाम दिसंबर में होंगे। जो F प्रॉम के विद्यार्थी उनको हर हाल में सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे, अदरवाइज उनको फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया जाएगा। फिर बात आती है कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्या वापस इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा या फिर पहले की तरह रिटन फॉर्म होगा। देखिए जब सेमेस्टर सिस्टम को लाया गया था उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि हम फर्स्ट सेमेस्टर जो है उनको ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा लेंगे, सेकेंड सेमेस्टर जो है उनको रिटन टाइप में करवाएंगे। उस टाइम उनका ये डिसीजन था। अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी असेंबली में वापस मीटिंग होने का रखा गया था कि क्या कहें कि सेकेंड सेमेस्टर में यही ऑब्जेक्टिव रखें, ये सब्जेक्टिव रखें। इसका डिसीजन देखो क्लियर हो नहीं। जैसे डिसीजन होगा आपको बता दीजिए, लेकिन तैयारी आप इसी तरह से रखें कि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएँ तो पास हो जाए। और ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव टाइप में रीचेकिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, भले ही करवा लो तसल्ली के लिए, क्योंकि अगर आपका सवाल सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। 4 में से 1 टिक कर दिया आपने तो मशीन चेक कर लेती है उसको अपना। तो ये भी कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपको पास हो जाएंगे रीचेकिंग में, है ना? तो कल से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।